Hello everyone. Today I am going to start the new video lecture 29 on the topic of Government of India Act 1935. तो ये जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से सुनिए और इनके जो मैं आपको नोट्स देता हूँ इनको आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को जानेंगे। इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इसको क्यों लाया गया था, कैसे लाया गया था, तो इसमें हम देखेंगे। इसके 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है सैमन कमीशन रिपोर्ट। देखिए जो ये सैमन कमीशन है, सैमन कमीशन 1930 में आया था और इसको मतलब कि इस रिपोर्ट को लाया गया था बाय द सैमन कमीशन, जो कि पेश की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो इसका पर्पस क्या था रिपोर्ट को मतलब कि सबमिट करने का 1930 में, किसके सामने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। तो इन मतलब कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1990 का, उसके अंदर जितनी भी कमियां थी उनको मतलब कि क्या उसमें क्या चेंज आने हैं, ठीक है, वो सारा कुछ इस रिपोर्ट में दिया गया था, जो कि बाय द सैमन कमीशन रिपोर्ट बनाया गया था और किसके सामने पेश की गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। तो उसमें यही था सैमन कमीशन में। और सेकंड है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये हुई थी 1930, 1931, 1932 को ये 3 राउंड कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, ठीक है। और जो ये तीनों राउंड टेबल हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, लंदन में, ठीक है। लंदन में ये आयोजित की गई थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस को लाया गया था। और जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के वो वहाँ पर गए थे, ठीक है, 3 राउंड टेबल में। मतलब कि एक तो 1930 में हुई थी, एक 1931 में, फिर 1932 में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जो इसमें सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, ठीक है, तो उसमें सिर्फ कांग्रेस ने ही पार्टिसिपेट किया था। और जो 1931 में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था उसमें उनकी कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी, ठीक है। और फिर ये 3 राउंड टेबल कंप्लीट हुई थी, ठीक है, 1932 को हो गई थी, 1930, 1931, 1932। उसके बाद आया फिर कंप्लीट हो गई थी कॉन्फ्रेंस। फिर थर्ड पॉइंट में बताया गया व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाया जाता है इसमें व्हाइट पेपर में मतलब कि लिखा जाता है कि आगे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे लाया जाएगा, ठीक है, इसमें डिस्कस किया जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने से पहले जो वाइट पेपर में डिस्कस किया था उसमें क्या प्रोविज़न आने चाहिए, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स होने चाहिए उसमें, तो इसमें इसी पेपर में डिस्कस किया गया था, ठीक है। और फिर ये जो वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स होते हैं उसके बाद ये सबमिट हो जाता है कहाँ पर, रिपोर्ट के रूप में जॉइंट सिलेक्ट कमिटीज़ में, ठीक है। और फिर सिलेक्ट कमेटी जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी होती है फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, इसी में। और फिर जो भी चेंजेस करने होते हैं वो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट बनाकर उसको सबमिट कर देती है। और फिर उस तरह से उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का मतलब कि इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, एक्ट। तो इसमें बैकग्राउंड यही था। और फिर अब हम आते हैं इसके फीचर में। इसके फीचर क्या आते हैं इस एक्ट के, ठीक है। इट वॉज ए वेरी एलेबोरेटली एंड लेंथी एक्ट कंप्राइजिंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स। जो ये एक्ट था इसके 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है। इसको मतलब काफ़ी लेंथी एक्ट था ये। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। इसमें मतलब कि इस्टेब्लिश हुआ था ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें थे प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, उनको एज ए यूनिट बनाया गया था, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन में। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स। जो इनकी पावर थी सेंटर बेस पर और जो यूनिट्स के बेस पर इनकी पावर थी, इनको मतलब कि डिवाइड कर दिया था इनको, ठीक है। और जो इनकी 3 लिस्ट भी थी, इनकी जो पावर्स थी सेंटर एंड जो इनकी यूनिट्स थी उनकी 3 लिस्ट में डिवाइड की गई थी इनकी पावर्स को। तो सबसे पहले है फेडरल लिस्ट। 3 लिस्ट है इसकी, प्रोविंशियल लिस्ट होगी और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट होगी। फेडरल लिस्ट को देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। इट कंसिस्ट ऑफ 59 आइटम्स फॉर सेंटर। इसमें 59 आइटम्स थे, सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, फॉर सेंटर, ठीक है, सेंटर के बेसिस पर, वो मतलब कि ऑल ओवर इंडिया। एंड इन दी सब्जेक्ट्स इंक्लूड सच एज डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, शिपिंग, आर्म्स, कस्टम, ओपियम, सॉल्ट, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। तो ये इन सभी चीज़ों में अपनी पावर रखती थी, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मतलब किसी के पास पावर थी सेंटर के पास,
ठीक है, वो फेडरल लिस्ट में। और सेकंड है हमारा प्रोविंशियल लिस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 54 आइटम्स फॉर प्रोविंसेस। सब्जेक्ट्स मेंशन वर विद इन द एक्सक्लूसिव jurisdiction of provincial legislatures such as education, land, revenue, public health, police, forest, industry, etc. तो इसमें 59 आइटम्स हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, जो प्रोविंसेस सब्जेक्ट में आते हैं। प्रोविंसेस सब्जेक्ट जो प्रोविंस होते थे, जो मतलब कि जो ब्रिटिश के पास ज़्यादातर प्रोविंसेस में इनके पास पावर होती थी, और जो प्रिंसली स्टेट थी वो प्रिंसली जिसमें राजा रजवाड़े होते थे, ठीक है, तो उसमें उनकी पावर थी। तो इसमें इनके पास पावर थी प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे एजुकेशन रिलेट हो गए, लैंड रेवेन्यू हो गए, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें प्रोविंशियल लिस्ट में ये था, इनको ऐसे डिवाइड कर दिया गया था इस एक्ट करने के बाद। और थर्ड लिस्ट है इसकी कॉन्करेंट लिस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 32 आइटम्स। इट इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज फॉर बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मतलब कि जो ये प्रोविंशियल्स थी और जो फेडरल स्टेट थी, इन दोनों को पावर दे दी गई थी कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब कि दोनों ही डिस्कस कर सकती है, ठीक है, मतलब कि लॉ बना सकती है इन सभी सब्जेक्ट रिलेटेड। कौन कौन से? सच एज, मतलब कि 36 आइटम्स है इसमें सब्जेक्ट से। सच एज सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स वर्क सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, मैरिज एंड डाइवोर्स, विल्स, ट्रस्ट, न्यूज़पेपर, प्रेस, फैक्ट्री, एक्सेट्रा। तो ये इन तीनों लिस्ट में ऐसे ऐसे इनको पावर दे गए थे, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये लॉ बना सकते थे, ठीक है। और लास्ट में आता है एंड द रेजिड्यूरी पावर वर गिवन टू दी वायसराय। जो रेजिड्यूरी पावर्स कौन सी होती हैं? जो इन तीनों लिस्ट में, जो हमने तीनों लिस्ट डिस्कस किया है, इन तीनों लिस्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है और नया सब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो वो रेजिड्यूरी पावर में चली जाती है। रेजिड्यूरी पावर किसकी होती है? वायसराय की, ठीक है। उस टाइम में वायसराय के पास ये पावर थी कि वो रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर जाकर वो उन लॉज को बना सकता है, ठीक है, जो अलग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो इनमें नहीं आते, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला पॉइंट। अब हम नेक्स्ट फीचर में आते हैं। इट एबोलिश डीआरकी इन दी प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। देखिए इस लाइन में एक आ गया है कि जो डीआरकी थी, डीआरकी मतलब जो प्रोविंसेस में थी, डीआरकी मतलब जो डुअल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उनको एबोलिश कर दिया गया था इस एक्ट के आने के बाद, और इंट्रोड्यूस किया गया इसकी जगह पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस, ठीक है। इसकी जगह पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इस्टेब्लिश किया गया था। The provinces were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres. जो प्रोविंसेस थी उनको अलाउड कर दिया गया था मतलब कि ऑटोनोमस यूनिट्स में कि वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब कि एक्ट से रिलेटेड वो अपना जुडिशन ले सकती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में। मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस, दैट इज गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो ज़्यादातर एक्ट थे वो मतलब कि जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट थी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल थी, मतलब कि वही एक्ट मतलब कि इंट्रोड्यूस कर सकते थे। दैट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो गवर्नर था अगर उसको कोई भी एक्ट पास करना होता तो उसको जो मिनिस्टर थे काउंसिल के उनसे मतलब कि एडवाइस लेकर के, तो फिर उनसे एडवाइस लेकर कर ही एक्ट को पास किया जाता था। और जो मिनिस्टर थे काउंसिल के वही रिस्पॉन्सिबल थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939। जो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी ये 1937 को आई थी इफेक्ट में, ठीक है, और 1939 तक ये एबोलिश हो गई थी। तो ये 2 साल तक चली थी इसका मतलब, ठीक है, ओनली 2 ईयर्स। क्लियर हो गया पॉइंट। तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इट प्रोवाइडेड फॉर दी एडॉप्शन ऑफ डीआरकी ऑफ द सेंटर एट द सेंटर। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एडॉप्ट कर लिया था डीआरकी को एट द सेंटर के बेसिस पर। तो यहाँ पर इसको एबोलिश कर दिया था प्रोविंसेस में, तो यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया गया सेंटर पे, ठीक है, डीआरकी को। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनको डिवाइड कर दिया गया था किन किन में? रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। तो ये फेडरल जो ये रिजर्व सब्जेक्ट है और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है फेडरल सब्जेक्ट के अंदर, इनको कैसे डिवाइड किया गया है इसको देखते हैं हम। ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो इसमें कौन कौन से थे जो मतलब कि सब्जेक्ट्स आते थे, इनको देखते हैं। ये फेडरल में आते हैं, फेडरल सब्जेक्ट में जो फेडरल स्टेट्स होती थी, ठीक है, उसके अंडर में। तो इनको आगे डिवाइड करते थे सब्जेक्ट के बेसिस पर।
रिजर्व सब्जेक्ट में है इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, चर्च रिलेटेड अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। दे वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर जनरल एंड अलॉन्ग विद काउंसलर्स। तो ये इसके अंदर सब्जेक्ट आते थे जो डिफेंस रिलेटेड हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, चर्च रिलेटेड अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल एरियाज होते थे ट्राइब्स वाले, तो वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर वहाँ पर मतलब कि कंट्रोल करते थे, उनके पास पावर आ गई थी कि वहाँ पर वे लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। दे वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय दी गवर्नर जनरल एंड अलॉन्ग विद काउंसिल। जो इनको एडमिनिस्टर कर देते थे उनको किया जाता था बाय द गवर्नर जनरल एंड विद द काउंसिलर, जो उसकी काउंसिल थी, ठीक है। और सेकंड आता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से थे? इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, करेंसी एटसेट्रा। दे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर जनरल विद अलॉन्ग विद 10 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें सब्जेक्ट आते थे जैसे कि अभी मैंने बताया रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, करेंसी एटसेट्रा। तो इनको एडमिनिस्टर किया जाता था बाय द गवर्नर जनरल एंड इसकी 10 काउंसिलर्स, मतलब कि इनकी 10 काउंसिल के द्वारा और एक गवर्नर जनरल इसमें होने चाहिए थे जो इनको एडमिनिस्टर करते थे, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। मतलब कि जो 11 प्रोविंसेस थी उसमें से 6 को बायकैमरलिज्म थी उनके बेसिस पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो 6 प्रोविंसेस कौन से थे? 10 दी लेजिस्लेचर्स ऑफ बंगाल। ये मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ ये 6 प्रोविंसेस थे जो बायकैमरलिज्म बेस पर इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बायकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिसमें जो बायकैमरल इंट्रोड्यूस की गई थी इसमें वो थी इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको अपर हाउस कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। हाउएवर मैनी रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई थी, ठीक है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम इसके it further extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes, scheduled castes, women and labor workers। इसमें बताया गया कि जी इस एक्ट के आने के बाद जो कम्युनिटीज थी जैसे कि डिप्रेस्ड क्लासेस थी जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स हो गए, तो उनके लिए मतलब कि अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्रिएट किए गए थे, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बेसिस पर, जिससे कि उनको उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर, ठीक है, उनको अच्छे जस्टिस मिले, उनका प्रोटेक्शन हो। तो इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। इट एबोलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब कि इस एक्ट के आने के बाद जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको एबोलिश कर दिया गया। इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1858 में। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसने इंडिया को प्रोवाइड की थी टीम ऑफ एडवाइजर, ठीक है, एडवाइस करने के लिए। तो इसमें ये काउंसिल में ही थे जो एडवाइस करते थे, ठीक है। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। इस एक्ट के आने के बाद फ्रेंचाइजी एक्सटेंड की गई थी जिसमें 10% टोटल पॉपुलेशन वोटिंग राइट से बस, मतलब कि ओनली 10% पर्सन ही इसमें वोट दे सकते थे जिनको वोटिंग राइट था। और वो 10% वो भी थे जिनके पास ज़्यादातर ज़मीन होती थी, ठीक है, जो अमीर होते थे उनके पास ही 10% टोटल पॉपुलेशन वोटिंग राइट थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताएगा इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। देखिए इस एक्ट के आने के बाद इसी एक्ट के जैसे स्टार्ट हो गया 1935 में, तभी इस्टेब्लिश कर दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टू कंट्रोल दी करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। मतलब करेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो फाइनेंशियल बेसिस पर वो वीक थी, तो इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट के द्वारा ही, ठीक है, क्लियर। 2 पॉइंट और बचा है इसके फीचर में। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आउट also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces। मतलब कि इस एक्ट ने इस्टेब्लिश यही नहीं किया था जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, बल्कि इसके अलावा इन्होंने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया था एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि प्रोविंसेस जो 2 और मोर प्रोविंसेस है वो मिलकर अपनी जॉइंट सर्विस कमीशन बना सकते थे, ठीक है, इसलिए इस वजह से इसको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेट अप इन 1937, ठीक है। 1937 को क्या होता है फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, ठीक है।
और इसके अंदर जजेस थे, 1 चीफ जस्टिस था इसमें और 6 मिनिमम जज थे इसमें, ठीक है। मतलब कि 6 जज ही होते थे इसमें और एक 1 चीफ जस्टिस होता था। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। मैंने काफ़ी छोटे मतलब कि आसानी से मतलब कि मैंने बहुत ही कम आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया, वैसे तो इसका काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है। आप इसको वैसे वीडियो को देखने के बाद इसको आप नेट से पढ़ लेना, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक बार जरूर पढ़ लेना और मेरी नोट्स को भी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर आपको आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको आप क्लिक करके हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री की सभी वीडियोस देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।